वाई जावा हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे लास्ट क्लास में कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको दिमाग भी नहीं लगाना है, हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट, ओएस इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें से इसी को तो सबसे ज़्यादा समझना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब। अच्छा, लास्ट क्लास में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तीनों का डिफरेंस समझाए थे, है ना। ओके, आज का हम लोगों का मेन जो स्टार्ट होने वाला है वो है फीचर्स, लेकिन ध्यान से समझते समझते फीचर्स ऑफ जावा। मतलब फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो फीचर्स होता है, उसका जो कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, सबसे जो पहला फीचर्स है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ध्यान से बोलोगे कि इसका मतलब क्या है, अब उसको मतलब समझते हैं। पॉली मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म। अगर हिंदी मतलब बताएं तो बहुरूपिया, मेनी फॉर्म। बोलो इसको पढ़ के क्या मिलेगा सर, ये नहीं जानना है। ये तो अगर जानेंगे तो हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। मुझे इसमें क्या सीखने को, और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, दोनों चीज़। तो बोला थोड़ा सा हम लोग साइड में पढ़ लेते हैं पहले। आप जब लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इसमें इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझाने के समय में। तो आपको जब समझ में आएगा कि आप अगर एग्जांपल चलते हैं, AICT लेके चलते हैं, आप लोगों को क्या क्या लगता है कि AICT में क्या क्या डेटा स्टोर करके रखना ज़रूरी है। AICT में सारे बच्चे लोगों का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। कौन कब पढ़ने आ रहा, क्या पढ़ने आ रहा, कोर्स का फीस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोर्स कितना ड्यूरेशन है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ऑर्डर। ये ऑर्डर टेबल इसलिए, एक बच्चा 3 कोर्स भी हो सकता है, रजिस्टर कर लिया। अब 3 कोर्स में वो 2 कोर्स का सर्टिफिकेट ले लिया, एक का नहीं लिया। 3 कोर्स में एक कोर्स का फीस क्लियर है, 2 कोर्स का नहीं है। मतलब वो सब मैनेज करना एक कंप्यूटर कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों का तीनों चीज़ आपस में जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है, कोर्स इंडिपेंडेंट है। ऑर्डर टेबल में कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स खरीदा है, टोटल फीस क्या है, कितना पे किया है, कितना तारीख को पे किया है, ताकि इन्वॉइस सब वहीं से जनरेट हो। तो दिमाग में कितना कुछ रख सकता है आदमी, तो पॉसिबल भी नहीं है। अब सोचिए, एक स्टूडेंट का मान लीजिए हम डेटाबेस अगर बनाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट में मुझे क्या क्या डेटा रखना ज़रूरी है। बच्चे का नाम, बच्चे का ईमेल आईडी, बच्चे का फ़ोन नंबर, कॉलेज का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, सेमेस्टर का नाम। हम लोग का रजिस्ट्रेशन टेबल देख के भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा क्या क्या ज़रूरत था, ठीक है। भरेंगे सीरियल नंबर के लिए एक तो और कॉलम अगर डाल देंगे तो अच्छा भी रहेगा। आईडी, पहला स्टूडेंट का आईडी 1 2। तो एक मुझे सीखना है डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा छोड़ दिया पढ़ना, तो हाउ टू डिलीट डेटा। किसी का नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो हाउ टू एडिट डेटा। सारे स्टूडेंट को मुझे देखना है डिटेल्स, तो हाउ टू फाइंड लिस्ट ऑफ डेटा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर नहीं, मतलब देखिए क्या क्या होता है। आप मान लीजिए जैसे आप लोग कॉलेज वॉलेज में एडमिशन लेते हो, वो लोग क्या करते हैं, आपका पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले रखते हैं। पर्सनल डिटेल्स मतलब आपका नाम, अपने पापा का नाम, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ठीक है, कौन से स्कूल से पास आउट हो, वो सब डेटा, वही बहुत डेटा है, ठीक है। उसके साथ साथ अब कॉलेज का स्टार्ट होगा, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, वो अलग टेबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कितना मार्क्स पाए थे, कौन कौन टीचर क्या क्या कोर्स पढ़ाया था, कितना अटेंडेंस था, वो रिकॉर्ड भी कॉलेज में रहता है। तो ये सब चीज़ मैनेज कैसे होगा, मतलब बहुत बड़ा चीज़ है वो, ठीक है। तो एक साथ कैसे दिखा सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है। तो लिस्ट में सब कुछ नहीं दिखता है, लिस्ट में सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़। कहीं अगर मान लीजिए कोई बच्चा कुछ सीरियस बीमार हो गया, उसके पापा को फ़ोन लगा दो, पेरेंट्स का फ़ोन नंबर, पर्सनल फ़ोन नंबर, दोनों
ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिस्ट, हाउ टू फाइंड डिटेल्स ऑफ डेटा, डिटेल्स मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा। अब मान लीजिए मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा और अरुण नाम का 10 गो स्टूडेंट हो गया, तब मुझे क्या करेंगे? तो बोला कि हाउ टू सर्च डेटा, ईमेल आईडी से सर्च कर सकते हैं। नाम बहुतों का सेम हो सकता है, ईमेल आईडी मैच नहीं करने वाला, फ़ोन नंबर मैच नहीं करने वाला। अगर बहुत एक ही बच्चा 3 बार कोर्स रजिस्टर किया है तो ठीक है, ईमेल आईडी जैसे मारेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा मेरा कि ये मतलब फ़िल्टर होके आ जाएगा। तो वो कोर्स भी तो, कोर्स का भी भाई, कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का नाम क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स का फीस क्या है, कोर्स का देखिए एक होता है नाम जैसे आप लोगों के लिए, एक होता है कि नहीं जो सर्टिफिकेट पे नाम प्रिंट हो गया आएगा, दोनों नाम अलग आए। कोर्स का कोड क्या है जो आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो हम लोगों के, क्योंकि उससे पता चलेगा कौन से कोर्स में आप इनरोल किए हो। तो बहुत कुछ पीछे में हिडन चलता है, ठीक है, क्योंकि आपको दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, आपको बस ये वाला नाम रहने से मतलब है। और इसका फ़ीस, टोटल फ़ीस क्या है, अगर डिस्काउंटेड है तो डिस्काउंटेड है, नहीं है तो वो भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्डर टेबल में भैया स्टूडेंट का आईडी, अगर हम पूरा डिटेल्स डालने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्टूडेंट का, बच्चे का क्या नाम है, वो सब सारा का सारा चीज़, ठीक है। तो बच्चे का पूरा डिटेल्स डालने से अच्छा है खाली स्टूडेंट का आईडी डालिए भैया, एक ऑर्डर आईडी, एक स्टूडेंट आईडी, एक कोर्स आईडी। लेकिन इसमें भी तो इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, वही सब। अब तीनों टेबल में एक ही नाम का या तो आप फंक्शन नहीं रख सकते, इंसर्ट 1, इंसर्ट 2, इंसर्ट 3। एक नाम से तो फंक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी में तो एरर मार देगा। अगर एक नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है और आप एक यही प्रोजेक्ट बना के 1 साल छोड़ दीजिए, आप खुद भूल जाइएगा इंसर्ट 1 किसके लिए लिए थे, है ना। तो यही चीज़ है, आपको पाइथन, जावा, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें क्या होता है एक ही नाम का मल्टीपल फंक्शन, ठीक है, ये पॉसिबल है जावा में, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का कहने का मतलब ही यही है कि हमारा एक ही नाम का मल्टीपल फंक्शन हो सकता है। अब समझ में आ गया पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, ठीक है। अब दूसरा मेरा जो है, चलो एक बार दूसरा समझते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब यहाँ पे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का भी कॉन्सेप्ट है। तो इनहेरिटेंस पढ़ के क्या मिलेगा मुझे, इनहेरिटेंस पढ़ के क्या मिलेगा, चलो फिर से वापस इनहेरिटेंस को भी अच्छे से समझते हैं। खाली हमको पहले समझ लेना है, ताकि जब पढ़ें तो इंटरेस्ट लगे, समझ में भी आएगी, उस समय भी पढ़ाएंगे ब्रीफ में। आप सोचो एक कंपनी में क्या होता है, हमारे फिर से वापस AICTE का, लेकिन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में नहीं, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में बता रहे हैं। एक टीम लीडर है, ऐसे दो तीन मैंने मॉर्निंग शिफ्ट अलग, डे शिफ्ट अलग, जो लोग सुबह 6 बजे से 2 बजे तक करते हैं, 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे, 11 से लेकर सुबह के वही जो टाइमिंग है। 3 गो टीम लीडर हैं, डेवलपर बहुत सारे हैं, डिज़ाइनर बहुत सारे हैं, टेस्टर बहुत सारे हैं। चलिए मान लीजिए इस टीम लीडर के अंडर में ये डेवलपर, ये डिज़ाइनर और ये टेस्टर है। अब यही प्रोजेक्ट असाइन करेंगे इनको, है ना जी, ये प्रोजेक्ट असाइन करेंगे, ये कब किया, नहीं किया, कितने तारीख को। कभी कभी क्या होता है, जो लोग सीनियर डेवलपर होते हैं ब्लेम लगाना स्टार्ट करते हैं, मतलब गलती उन्हीं का है, सर जूनियर की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था, मतलब गलती उनका है। तो भी तो ये सॉफ्टवेयर बताएगा ना भाई, इसके कहने पे थोड़ी ना कि इसको निकाल दिया जाएगा, नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ है कि आपको कौन कितने तारीख को अपडेट दिया है, टेस्टर की तरफ से डिले हो रहा है, डिज़ाइनर की तरफ से डिले हो रहा है, या डेवलपर की तरफ से डिले हो रहा है। फिर से इसके अंदर भी वही टीम जैसा, इसके अंदर भी वही टीम जैसा, इसी में ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी है। मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनर एक ही पूरे कंपनी में एक ही ग्राफिक डिज़ाइनर, जिसको ये भी कंट्रोल कर रहा, ये भी कंट्रोल कर रहा और ये भी कंट्रोल कर रहा, ये आपस में अपने अपने टीम को, कोई होता है प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट उठाया, अब ये डेवलपर है तो भी पॉसिबल है, होता है ना। अच्छा, कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर एक ही है जो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा,
क्लाइंट का नंबर जो प्रोजेक्ट देगा उसका नंबर इन लोगों को दे देने से क्या होता है, ये तो डायरेक्टली इन्हीं से, भैया आपको वहाँ से करने का ज़रूरत नहीं है, आप मेरा कर दीजिए, मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँगा। प्रोजेक्ट है 1 लाख का, क्योंकि इधर से घूम के आ रहा है तो इतने लोग उसके पीछे खट रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को नंबर नहीं रहेगा, इनके पास भी नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। इसके पास रहेगा क्योंकि एक आदमी को हम पकड़ेंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं एक आदमी को पकड़ने वाला हूँ, ठीक है। कंपनी में मैनेजर एक होगा, ऐसे अगर 3-4 ब्रांच है तो अलग बात है, ओनर एक होगा, कंपनी का ओनर एक होगा। अब आप ओनर के पास सबका एक्सेस रहेगा, डेवलपर का क्या कर रहा है, डिज़ाइनर क्या कर रहा है, टीम लीडर क्या कर रहा है, क्लाइंट का रिकॉर्ड से लेकर सब कुछ। अब आप सोच लीजिए ये कि आपको इनहेरिटेंस बिना पढ़े आप क्या करोगे, एक बार कोडिंग इसमें लिखोगे। हमने लास्ट क्लास में यही तो समझाया था कि क्लास के अंदर वेरिएबल भी रह सकता है, फंक्शन भी रह सकता है। जैसे हम दूसरे क्लास को उसका चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो दोबारा डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंट का सारा चीज़ तो बेटे का होना ही है, ठीक है। पेरेंट का सारा चीज़ जो भी हो, चाइल्ड, ठीक है, बेटा बेटी जो भी हो, ठीक है, तो चाइल्ड लोगों का ही होता है, ठीक है। अब सोचिए फिर से एक लेयर और, क्लास सी मतलब ये मान लीजिए दादाजी का रोल कर रहा पी सी। दादाजी ने अपने लाइफ में 1 लाख रुपया कमाया, पापा ने 50,000 कमाया, लेकिन पापा के पास कितना है, एक्चुअली में 1.5 लाख हुआ। दादाजी वाला भी सारा चीज़ तो है ही उनके पास, प्लस अपना भी कुछ नया फंक्शन भी है। बेटा ने 20,000 कमाया तो क्या हुआ, लेकिन उसने उसके लाइफ में कितना रहा, 1,70,000। मतलब जितना आप, तो एक्चुअली में यही है इनहेरिटेंस, कि आपको दोबारा डिफाइन ना करना पड़े। आप एक बार में चाइल्ड क्लास बनाओ, पूरा का पूरा कोड आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। प्लस नया हम फंक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये था मेरा कोडिंग। चलिए, तो समझ में कम से कम आ गया। तीसरा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बोला एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। बोला एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हाइडिंग डेटा, डेटा को छुपाना, हाइडिंग डेटा, डेटा को छुपाना। मतलब किससे हाइड किससे करना है, तो वही अभी जो समझाया वही चीज़ है कि आप डेवलपर को सब कुछ नहीं दिखा रहे हो, डिज़ाइनर को सब कुछ नहीं दिखा रहे हो, लेकिन टीम लीडर को दिखेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर को दिखेगा, तो वही चीज़ है। तो हाइडिंग डेटा का मतलब ही यही है, रोल मैनेजमेंट। एक हमारी कंपनी में ही मान लीजिए ओनर को सब कुछ दिख रहा, आप लोग जितने भी इनरोल करेंगे, जो भी टीचर को सिर्फ उसके पास जो पढ़ेगा बच्चा लोग, उसका रिकॉर्ड दिखेगा, कितना फीस दिया वो सब नहीं दिखेगा, समझिएगा। टीचर को क्या दिखना चाहिए, कौन बच्चा कौन कोर्स कर रहा, बस। इससे वो अकाउंटेंट का काम है, उसके पास रिकॉर्ड रहेगा कौन बच्चा कितना, टोकने का काम टीचर का भी नहीं है, वो इसका काम है ना। तो यही चीज़ है। जब सॉफ्टवेयर बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, आपको किसको क्या परमिशन देना है, ये भी आप ही को डिसाइड करना है। तो इसको बोलते हैं एक्चुअली में रोल मैनेजमेंट। अगर एक भाषा में कहें, कंपनी में बहुत सारे रोल होते हैं, सबका कुछ डेटा हाइड करके रख दीजिए, ठीक है। ओके, तीसरा नंबर हो गया, क्या उप्स खत्म हो गया था, नहीं, 4 ही कंसेप्ट है, चौथा आ रहा है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बोला, इनकैप्सुलेशन का मतलब बोला ये होता है एक्चुअली में आफ्टर रोल मैनेजमेंट। आफ्टर रोल मैनेजमेंट क्या होता है दिखाते हैं। मान लीजिए व्हाट्सअप हो या जो भी हो, व्हाट्सअप में व्हाट्सअप का ओनर कोई तो है, व्हाट्सअप का ओनर है, उसके पास सबका रिकॉर्ड है,
व्हाट्सएप में डेवलपर लोग भी हैं, डिज़ाइनर लोग भी हैं, ठीक है, तो मार्केटिंग वाले लोग भी हैं। अपना मार्केटिंग बिना किए तो आपके पास पहुंच कैसे रहा। आप एक यूज़र हो, हम भी एक यूज़र हैं। सबके पास क्या कुछ स्पेशल फैसिलिटी है क्या? सबके पास इक्वली फैसिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे ये आपको जो जो परमिशन देना है वो तो मिल गया है। अब इनके में सेटिंग में डाल दिया हुआ है, सेटिंग में इनके पास भी सेटिंग है। ये अब कैसा चाहते हैं वो कि ये स्टेटस में सिर्फ कुछ लोगों को दिखाना चाहते हैं, कुछ लोगों से हाइड करना चाहते हैं, है ना। ये नहीं चाहते, हो ही सकता है ये चाहते हैं कि ओनली मी, सिर्फ मुझे देखना है, सबको देखना है, ऑल और पर्टिकुलर लोग देख सकते हैं। तो यहीं पे ये चीज़ ही है आफ्टर रोल मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, क्योंकि आपको दे दिया हुआ है परमिशन, उसके बाद भी आपको कंट्रोलिंग दिया हुआ है कि आप कुछ चीज़ें मीटिंग में किसी को रखना चाहते हो नहीं। एक प्रोजेक्ट में मान लीजिए 2 डेवलपर काम कर रहे हैं, एक डिज़ाइनर, लेकिन मीटिंग सबको लेकर नहीं करना है। मीटिंग एक डेवलपर को लेकर करना है, एक टेस्टर को लेकर करना है, एक मुझे रहना है। तो सबको नोटिफिकेशन जाके क्या फ़ायदा, सही है। तो ये चीज़ है, ये सब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये भी मुझे इस सब सी में कभी था भी नहीं, आपको हर चीज़ न्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो आफ्टर रोल मैनेजमेंट बोला गया, इसमें 3 कीवर्ड हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। तीनों कीवर्ड हैं। ये तीनों कीवर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सी अगर हम लोकल भाषा में हम बताते हैं, जैसे 2 बच्चा, समझिएगा 2 बच्चा अगर रास्ते में झगड़ा करता है तो तीसरा आदमी इंटरफेयर करके दोनों को 2-2 थप्पड़ मारेगा, घर में भगा देता है, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, ठीक है। 2 बच्चा घर में झगड़ा कर रहा, अब दम नहीं है कि तीसरा वाला आदमी घर में घुस के मारे, उल्टा ये आएगा तो ये लोग पकड़ के उसको धो देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कौन कर सकता है, उनके मम्मी पापा, मतलब हाँ भाई बहन जो भी है, इस घर का सदस्य कोई भी कर सकता है, ये है प्रोटेक्टेड। अब लास्ट है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, घर ही है तो क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ या बेटा जो भी हो, बेटा को अगर खुद मारेंगी मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, जो दूसरा कोई हाथ लगाए तो भी प्रॉब्लम है, ये है प्राइवेट झगड़ा। तो ये है, यही सब सिंपल से ऐसे याद रखिएगा, कौन एक्सेस कर पाएगा कौन नहीं, मतलब हम लोग अब ये हुआ बस। और जावा को ऐसे ही बनाया गया है, ऑल फाइल कैन एक्सेस, पर्टिकुलर फाइल कैन एक्सेस, जिसको जिसको हम चाहते हैं, फाइल और क्लास जो भी हो, ओनली मी वही वाला, तो ओनली दिस क्लास कैन एक्सेस, उसको छोड़ के तो जब पढ़ेंगे तब अब समझ में आएगा, ठीक है। ओके, क्या और कुछ बचा? तो इतना दूर तक हमारे C++ में भी था उप्स का कंसेप्ट, ठीक है। नया क्या है अब शुरू हो रहा है, ये जावा में घुस गया। एक है इनकैप्सुलेशन, ये सॉरी एक्सेप्शनल हैंडलिंग, एक्सेप्शनल गलती को पकड़ना, उसको खुद ही ठीक भी कर लेना। व्हाट्सअप इसमें बहुत माहिर है, उसका कोडिंग मुझे अभी तक सबसे बेहतरीन लगा है। आप खुद देखना थोड़ा अपने मोबाइल में, जब व्हाट्सअप भर जाता है ना, व्हाट्सअप का फोल्डर या मोबाइल ही भर जाता है, व्हाट्सअप का फोल्डर खोलिएगा, व्हाट्सअप इमेजेस, व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट, सेंड व्हाट्सअप, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप लोग क्या करते हो, बेकार का भाई, आज पूरा दोस्त लोगों को डिलीट ही मार देते हैं, कुछ फोटो रखना नहीं है। अब देखना तो फोल्डर डिलीट हो गया, जैसे एगो कोई भी फ्रेंड एगो नया मैसेज भेजेगा ना, टक करके खुद से फोल्डर बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी में हो सकता है। तो अगर फोल्डर मिसिंग है तो एरर नहीं मारता, क्रिएट कर देता है। यही है एक्सेप्शनल हैंडलिंग का फ़ायदा। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में आपको सिखाया जाता है कि कैसे हम गलती को पकड़ेंगे और उसको ठीक भी करना, ठीक है। कुछ चीज़ें ठीक हो सकता है, कुछ चीज़ें नहीं ठीक हो सकता है। जैसे फ़ोन नंबर की जगह पे ईमेल आईडी डाल दिया, तो वो आप ही को ठीक करना होगा, खाली वो मैसेज ही दिखाएगा, ठीक है। नाम में नंबर डाल दिया, जैसे कभी कोई क्या करता है, नाम और यूज़र नेम को सेम समझता है, अरुण कुमार शर्मा, अरे यूज़र नेम है, आपको पहले तो स्पेस नहीं अलाउ होगा, नाम नंबर मिक्स करके ले सकते हो, उसमें भी ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा देता है, ठीक है। तो
वो सब चीज़ें आपको सोचना है। तो इसमें यही है कि हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। अभी तक का सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी में फोकस रहता है जावा में इसी टॉपिक, ऐसा नहीं कि किसी और को नहीं, बच्चा लोग फंसता है। बहुतों को तो यही नहीं पता, पूरा पढ़ लेता है जावा, यही नहीं पता रहता पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ इस्तेमाल होता है। वही जो मैं बोला ना कि एक ही नाम का बहुत सारे फंक्शन रह सकते हैं। इनहेरिटेंस से क्या फ़ायदा होगा कि आपको बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कोड। इसमें रोल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, और ये रोल आफ्टर रोल मैनेजमेंट भी हम इसको परमिशन दे के हम काम करा सकते हैं। उसको एरर अगर कुछ भी आया, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है अपलोड इमेज, गलती से आपने PDF सेलेक्ट करके भेज दिया, तो लंबा चौड़ा एरर नहीं, स्वीट सा एक एरर दिखाता है, प्लीज़ इंटर वैलिड फाइल, जो भी हो। ये सब चीज़ें हैं। 6 नंबर मल्टी थ्रेडिंग, बोला गया ये क्या नया चीज़ आ गया, मल्टी थ्रेडिंग। इन सबको ये जो भी हैं इन सबको बोलते हैं प्रोसेस, मल्टी प्रोसेस, सबलाइम, फाइल मैनेजर, कोई और होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। ये हमारा ओपन हुआ है, ठीक है। बोला इसको बोलते हैं वेट, इसको बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड कि हम किसी में YouTube खोल सकते हैं, किसी में Facebook खोल सकते हैं, किसी में Flipkart खोल सकते हैं। ईच थ्रेड आर इंडिपेंडेंट, किसी से किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी में भी कुछ भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बस एक एग्जांपल दिखा दिए, ठीक है। तो ईच थ्रेड आर इंडिपेंडेंट, तो काम फास्ट भी होता है, क्योंकि मान लीजिए एक ब्राउज़र में चलते रहता, अब उसको जब क्लोज़ करेंगे तब दूसरा ब्राउज़र खोलेंगे, ऐसा तो नहीं अच्छा है। तो यही है खास बात इसका। तो मल्टी थ्रेडिंग में आपको मल्टीटास्किंग, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट। खुद ही सोचिए, गूगल क्रोम से कुछ भी डाउनलोड करते हो आप, तो एक साथ डाउनलोड कर सकते हो 5-6 फाइल भी। प्ले स्टोर से थोड़ा कीजिए तो 3 गो ऐप एक साथ डाउनलोड नहीं लेगा, एक क्यू में डाल के रख देता है, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। वो पहले डाउनलोड होगा, तो फिर दूसरा शुरू होगा, फिर तीसरा शुरू होगा, है ना। तो क्यू का एग्जांपल भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। बोला इसके छोड़ के भी सबसे इम्पोर्टेंट अब बोला कि पहला कि ये रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, नॉट इजीली करप्ट, इजीली करप्ट। बोला करप्शन का मतलब आप लैपटॉप तो देखते हो करप्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो जावा का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे वेट मशीन जो होता है डिजिटल वाला खास करके, देखिएगा हर साल बोलता है कि आप सर्विसिंग के लिए आइएगा, एनुअल मेंटेनेंस के लिए। क्यों? क्योंकि एक साल में टेम्परेचर, धूल, मिट्टी, जो भी बोलिए पैरामीटर, कभी कभी चिप करप्ट कर जाता है, क्योंकि वो C और C++ में बना रहता है। चिप में प्रोग्रामिंग जो होता है, यही जावा में जैसे प्रोजेक्टर पूरा का पूरा जो है जावा, पाइथन, ये सब जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, ये लोग करप्ट नहीं करता, हर साल आपको जाके मेंटेनेंस नहीं करवाने का जरूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये लोग इजीली करप्ट कर जाता है, ये इजीली करप्ट नहीं करता, ठीक है। समझ में आ गया। 8वां नंबर फॉलोज ऑटो गार्बेज कलेक्टर, ऑटो गार्बेज कलेक्टर, क्योंकि खुद का टेम्पररी फाइल खुद डिलीट कर देना है। आपको इंटरव्यू में मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा फंसाएगा भी नहीं। जितना भी पहला क्लास दूसरा क्लास में जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाद बाकी आप सिर्फ सीखोगे, ठीक है, पूरा ओवरव्यू एक साथ मिलना। पूरा लास्ट ये पहला लैंग्वेज था कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ओके। तो कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला गया कि इसका मतलब सर थोड़ा सा, चलो अब थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन दाग देता है। फर्स्ट तो व्हाट इज़ कंपाइलर, व्हाट इज़ असेंबलर और व्हाट इज़ इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है जी, एक हाई लेवल लैंग्वेज और मीडियम लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है,
लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज और मीडियम लेवल लैंग्वेज को, ये भी लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तुरंत क्वेश्चन दागेगा कि डिफरेंस क्या है तब, ठीक है, तुरंत क्वेश्चन दाग देगा डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर चेक होल प्रोग्राम वंस, एक बार में चेक कर देता है, एंड थ्रो एरर थ्रो करता है, ठीक है। एक बार में चेक करने के कारण फास्ट होता है, हाँ। और ये कंपाइल टाइम में कंपाइलर काम करता है, ठीक है। बोला गया 3 गो चीज़ है। बोला इंटरप्रेटर क्या होता है भैया, इंटरप्रेटर चेक लाइन बाय लाइन, जिसके कारण स्लो होता है। मैंने 5 गो गलती रहेगा तो ये 1 गो गलती दिखाएगा। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये रन टाइम में यूज़ होता है, ये रन टाइम एरर को पकड़ता है, वो कंपाइल टाइम एरर को पकड़ता है, ठीक है। बोला गया तीसरा क्वेश्चन तुरंत आ जाता है मन में, आने दीजिए, ठीक है। इज़ जावा इज़ स्लोअर देन सी और C++, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर लगा हुआ है जब, तो क्या इंटरप्रेटर स्लोअर देन C और C++? लगे आंसर क्या है, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट फॉलोज JIT कंपाइलर, बोला जस्ट इन टाइम कंपाइलर, मतलब माइक्रो सेकेंड से भी तेज चलता है ये, ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अच्छा, ये कंपाइल टाइम में तो कंपाइलर ही है, ये भी एरर चेक करते समय कंपाइल टाइम में तो ये भी कंपाइलर ही है, सी में भी कंपाइलर, एरर चेक करते समय ये स्लो नहीं है, कंपाइल टाइम में कंपाइलर है, लेकिन रन टाइम में ये इंटरप्रेटर है, तुरंत दिमाग में फिर से वापस क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन दागा जाता है। तब बेनिफिट क्या है भैया, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। बेनिफिट ऑफ इंटरप्रेटर इन रन टाइम, रन टाइम में डालने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। अब एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, देखते हैं। एग्जांपल, प्रिंटर मशीन में एक चीज़ सोचिए, जब कंपनी मार्केट में बेचती है प्रिंटर मशीन, HP कंपनी हो, कैनन कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, जब वो लोग मार्केट में बेचती है तो क्या होता है, वो लोग एक बार टेस्ट कर लेती है पेपर सही से निकल रहा है कि नहीं, A4 पेपर कहीं, ठीक है, एनवेलप वाला सही से प्रिंट हो रहा है कि, लेटर वाला साइज़ प्रिंट हो रहा है कि नहीं, अच्छे से इंक अच्छे से छप रहा है कि नहीं, बस ख़त्म। अब उसको कंपाइल टाइम पास हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को मार्केट में बेच दी, उसका कंपाइल टाइम पास हो गया, अब रन टाइम का बारी आ गया। रन टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं डेली, अचानक 2 महीने के बाद 10 गो पेपर प्रिंट में डालें, ठीक है। तीसरा नंबर पेपर आके जैम में फंस गया, ठीक है, तो क्या होगा, तीसरा अगर कंपाइलर होता ना तो 10 को एक साथ कंपाइल करता, 10 जैम में फंसता, मतलब 3 के बाद 7 जैम में फंस जाता, क्योंकि वो एक साथ कंपाइल करता। इंटरप्रेटर होने के कारण वहीं पे रुक जाता है, पहले जैम से निकालिए, उसके बाद ही आप आगे प्रिंट कर सकते हो। इंक लेवल जब लो हो जाता है ना, अगर कंपाइलर होता, पहला वाला पेपर अगर निकाल दिया अच्छे से, तो कंपाइलर होता तो चाहे इंक लेवल लो हो जाए, थर्ड पेज मान लीजिए, थर्ड पेज प्रिंट करते करते इंक लेवल लो हो गया, तो प्रिंट मारते जाएगा, चाहे पेपर बर्बाद हो। कंपाइलर में, इंटरप्रेटर में क्या होगा, जैसे एक थोड़ा सा भी इंक लो हो गया, थर्ड पेपर फोर्थ पेपर जब भी, वहीं पर रोक देगा कि पहले कार्ट्रिज में इंक भरिए तभी जाके प्रिंट लेगा। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो ये है मेरा एग्जाम्पल कि इंटरप्रेटर होना बहुत ज़रूरी है रन टाइम में। रन टाइम में आपको
क्योंकि मशीन चलना, कहीं पे भी फंस गया, किसी का उंगली दब गया, ये जो लिफ्ट उफ्ट में हम लोग जाते हैं, लिफ्ट में अगर हम लोग जैसा कोडिंग कोई करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, लिफ्ट में अगर किसी का कुछ फंस गया ना, अगर खुद जाने का कोशिश किया तो चाप के निकल जाएगा, ठीक है। कोडिंग क्योंकि वैसे ही रखेंगे हम लोग, वो लोग क्या कोडिंग में जैसे कुछ भी आ जाता है, ठीक है। एक बार हमारे संग भी हुआ है कि मेट्रो में हम चढ़े, दौड़ के हम चढ़ गए, ठीक है, हमारे बाद बंद होने वाला है, दौड़ के तो हम चढ़ गए, लेकिन हमारे बाद जो गया वो उसका बैग बाहर रह गया, वो अंदर चला गया, ठीक है, अब बंद भी हो गया क्योंकि मतलब जो बैग का फीता है वो पतला था, वो उसको सेंस नहीं कर पाया। अब उधर बैड लक, नेक्स्ट स्टॉपेज उधर आया ही नहीं, उस साइड से थर्ड स्टॉपेज जब इस साइड आया तब जाके वो उतरा। सोचिए क्या बुरा हालत था, ठीक है। चलो, तो ये पूरा का पूरा फीचर्स जो है वो हम लोग का ख़त्म हो गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आता है क्या, एक क्वेश्चन जो बच्चों लोगों के दिमाग में रहता है, सर ये कोर जावा क्या, हम लोग पढ़ते हैं कोर जावा, ये है क्या? कोर जावा या एडवांस जावा? एडवांस्ड जावा, एडवांस तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। ये है क्या पहला, ठीक है, लेकिन ऐसा बोल के कुछ नहीं है। सबसे पहला चीज़ जो कोर जावा है उसका पूरा नाम है एक्चुअली JSE, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा का स्टैंडर्ड वर्जन, ठीक है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। जो बिना इंटरनेट पे चलता है, विदाउट इंटरनेट पे चलता है, इंटरनेट, ओके। दूसरा जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एडवांस्ड जावा, ये है JEE, जावा इंटरप्राइज एडिशन। दोनों का नाम अलग है, जावा इंटरप्राइज एडिशन वर्जन, जो कि विथ इंटरनेट पे चलता है। मतलब इससे क्या बनता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे KM प्लेयर, कहीं पे फूड नहीं, कैंटीन का बिलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब चीज़ें बनता है इससे। मेडिसिन का बिलिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, कैंटीन का बिलिंग सॉफ्टवेयर, होटल का बिलिंग सॉफ्टवेयर, जो हम लोग होटल में जाके रहने जा रहे हैं, जहाँ पे चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम, साइबर कैफ़े का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो सब का सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो वेब में नहीं है, ठीक है। वेब में जैसे वेबसाइट जो बनता है, ये मेरा वेब एप्लीकेशन बनता है इससे। जहाँ जहाँ पेमेंट गेटवे लगेगा तो इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस में है, आप लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है यही है, इसको नहीं रखे हैं, समझे, क्योंकि ये एक अलग कोर्स ही है, यही है, लेकिन इसका एडवांस वर्जन है मेरा, ठीक है। इसका एडवांस मतलब आपका सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम लोग जानबूझ के डाले हैं ताकि इसी को लेके आपको, क्योंकि देखिए इसमें प्रोग्रामिंग नहीं कोई सीखता है, यहाँ पे आपको HTML सिखाया जाता है, जो कि कोडिंग से कोई मतलब ही नहीं है, CSS, जावास्क्रिप्ट, JSP, जावा सर्वर पेज, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। DBMS ये अलग ही है पूरा, ये अलग है। तो इसमें हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग से लेके जितना भी, और प्लस ये हमारे में इसमें क्या है, और इसमें क्या क्या है, सॉरी, हाँ, इसमें हमारा क्या क्या है, 3 माइनर, छोटा छोटा, 1 मेजर प्रोजेक्ट। ये मेजर प्रोजेक्ट में, माइनर प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है आपको समझा देते हैं। एक छोटा सा चीज़, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये एक हुआ यहीं पे ख़त्म, क्या कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, एक एडमिन पैनल रहेगा, एडमिन लॉगिन करेगा, पैनल खुल गया, ऐड स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट, जो भी आपको फंक्शन डालना है, ठीक है, हो गया। यहीं पर प्रोजेक्ट ख़त्म, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ख़त्म। क्यों? क्योंकि
स्टूडेंट को लेके क्या करना है आपको, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है। लेकिन अब यही मेज़र में क्या होगा भैया कि नहीं, सिर्फ पहले तो एडमिन, हम एक को एडमिन क्रिएट कर देंगे। एडमिन बहुत सारा एडमिन बना सकता है विच, ठीक है, स्टूडेंट का नाम, कोर्स का नाम, सब कुछ सेट कर सकता है, ऑर्डर मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट की तरह अब रहेगा, ठीक है, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट जाता है। एग्जामिनेशन सिस्टम, तो एग्ज़ाम सिस्टम भी नॉर्मल में, बेसिक माइनर में क्या होता है, 10 गो क्वेश्चन डाल दिए, कौन ऑप्शन है, सही आंसर क्या है, बस आप जैसे सबमिट करोगे आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है। मेजर प्रोजेक्ट में आपका आएगा, एक एडमिन रहेगा, एक टीचर रहेगा। टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसमें 10 गो टेस्ट वो क्रिएट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 10 गो टेस्ट एक आज होने वाला है, या 5 दिन पहले हो चुका है, एक आज होने वाला है, एक 2 महीना बाद, एक 4 महीना बाद होने वाला है। क्वेश्चन अपलोड करने के बाद भी ये स्टार्ट नहीं लगा। मतलब प्रोजेक्ट की तरह जैसे कंपनी में होती है। कंपनी में प्रोजेक्ट, भैया क्वेश्चन अपलोड होने से आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। स्टार्ट एग्ज़ाम करोगे, वो डेट मैच कराएगा, जो डेटाबेस में है और आपके कंप्यूटर का जो डेट है मैच कराएगा। अगर नहीं मैच करेगा तो नहीं लेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट है। एक मेजर प्रोजेक्ट आपको प्लेसमेंट के लिए एनफ है। प्लेसमेंट बोलिए, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बोलिए, कहीं भी, क्योंकि वो इंटरव्यू में आज का बात नहीं है। ये आप जब कंपनी स्विच करोगे, एक कंपनी से जब दूसरी कंपनी में जब जाओगे, हर बार बस यही पूछेगा, आपका एकेडमिक प्रोजेक्ट क्या था, ठीक है, आपने कौन से प्रोजेक्ट पे बनाया है, ठीक है। तो आप एकेडमिक प्रोजेक्ट में माइनर वाला बोलेंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। मेजर में आपको क्योंकि बहुत कुछ रहेगा। प्रोजेक्ट स्टेटस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब वहाँ पे अब टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने अब असली जो आप पढ़ने वाले हो इनहेरिटेंस मैट्रिक्स, उसका पूरा एप्लीकेशन आने वाला है उसमें, ठीक है। तो चलो ये हुआ हमारा, बोला गया कि इसके थोड़ा सा हिस्ट्री समझाइए सर, हिस्ट्री ऑफ जावा। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम समझाए थे कि इंजीनियर लोग सी प्लस प्लस, सी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था, लेकिन ओएस डिपेंडेंट सब कुछ, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करता भी है, लेकिन ओएस डिपेंडेंट था। सेम ये भी ऊप्स का कंसेप्ट फॉलो करता था, लेकिन ओएस डिपेंडेंट था, जिसके कारण मार्केट से ही हटा दिया। अब साइंटिस्ट लोगों को मुझे एक ऐसा लैंग्वेज का खोज कर रहे थे, ठीक है, एक ऐसा लैंग्वेज का खोज कर रहे थे जो मतलब ओएस इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये काम एक काम एक टीम को मिला था। पूरे टीम में बहुत सारे इंजीनियर थे, जिस टीम का नाम था ग्रीन टीम, जिसका टीम लीडर था जेम्स गॉसलिन बोल के साइंटिस्ट था, ठीक है। जेम्स गॉसलिन बोल के एक साइंटिस्ट था, ठीक है। ये कौन से ईयर का बात है, शायद 1989 का शायद बात है, ठीक है। ये जो ठीक है, ये तो शुरू हुआ था, अभी तो वर्जन का बात दूर की बात है, ठीक है। ये तो स्टार्ट हुआ कौन से कंपनी के अंडर में हुआ था, उस समय एक सन माइक्रो सिस्टम, बहुत बड़ी कंपनी थी, नाम भी सुने होंगे आप लोग, सन माइक्रो सिस्टम। तो ये यहाँ पे वो लोग आइलैंड पे, एक आइलैंड था, ठीक है, वहाँ पे मीटिंग चल रहा था। लैंग्वेज का तो खोज ऑलमोस्ट हो ही गया था। ये कब का बात है, ये मीटिंग वाला बात 1993 में पहला वर्जन रिलीज़ हुआ है, ठीक है। तो उसका नामकरण सोचा जा रहा था, और अचानक से वो लोग ऐसे तो कॉफ़ी पी रहे थे, ठीक है, तो दिमाग में आया कि कॉफ़ी के मग से धुआं निकलते हुए ये लोगो बना, ठीक है, क्योंकि ये मीटिंग के समय में ही सब कुछ नामकरण हो रहा था। और नाम, सबसे पहला जो नाम था, फर्स्ट नेम, वो था ओक, ठीक है। ये क्या था, कॉफ़ी के सीड का ना ब्रांड नेम था, ओके। ये जो कॉफ़ी था, कॉफ़ी इसीलिए कॉफ़ी के सीड का ब्रांड नेम था। वो तो नाम दे दिए, लेकिन देखा गया कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कोई भी कंपनी का नाम अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो
आप लोग दोबारा नहीं ले सकते। आप लोग AICTE में पढ़ने आए हो, AICTE का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, AICTE का देखिए फुल फॉर्म है, पहले था, है नहीं, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जब नाम था। बट जब रजिस्टर करने के लिए गया तो देखा गया कि एडवांस नाम ही नहीं देगा। इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी ठीक था, एडवांस ऑलरेडी किसी कंपनी का वो ब्रांड का पहला टाइटल ही है, तो नाम हटाना पड़ गया। अब A फॉर आर्यभट्ट, A फॉर जितना भी नाम सोचा जा सकता है सब कुछ अभी नाम है इनोवाटेक इंस्टीट्यूट। इनोवा मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवाटेक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। जैसे कोई अगर मान लीजिए गली में चाय दुकान खोल दिए SRK, शाहरुख खान का, तो क्या होगा? केस करेगा ना, क्योंकि वो ट्रेड लाइसेंस ट्रेड मार्क कर लिया है। वो जो पेप्सी में थंब का जो चिन्ह है, ये लोगो भी हम लोग कहीं यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क और रजिस्टर में क्या डिफरेंस है? ट्रेडमार्क जहाँ पे लिखा रहता है मतलब 2-3 कंपनी यूज़ कर रही है, पहले कंपनी ऑलरेडी, देखिए कोई कंपनी करवा लेती है ट्रेडमार्क लेकिन रजिस्टर नहीं की, तो दूसरा कंपनी भी रजिस्टर नहीं कर सकती बिना इससे पूछे। जो रजिस्टर कर लिए वो दोबारा किसी को नहीं मिल सकते, ठीक है। जहाँ पे R लिखा रहता है उसको मतलब समझ लीजिए दूसरा कहीं पे भी नहीं, जहाँ पे TM लिखा रहता है उसको हम दोबारा कहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अथॉरिटी लेके, परमिशन लेके, ठीक है। तो दूसरा नाम इसका फिर से शुरू हुआ, ये दूसरा नाम सेकंड नेम पड़ा इसका ओरा। तो सेकंड नाम पड़ा था ओरा, ठीक है, ये भी नाम हट गया। बोला फुल फॉर्म क्या था इसका? राइट वंस, एक बार लिखिए, रन एनीवेयर, कहीं पे भी चलाइए, क्योंकि इसका जो जिसके लिए नाम पड़ा था रन एनीवेयर, एक बार लिखिए कहीं पे भी चलाइए, लेकिन ब्रांड नेम नहीं लग रहा था इसलिए हट गया। थर्ड, ठीक है, जावा। इसके पीछे बहुत सारा है। अभी इसके पीछे जो हिस्ट्री है कि जावा नाम पड़ा, ठीक है। अब ये जावा किस चीज़ का नाम था? बहुत लोग ओक और जावा को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है, ठीक है, कि जो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी थी, वो उसके सामने एक पेड़ था, ठीक है, एक पौधा था, ठीक है, जो कि मतलब स्ट्रेंथ का प्रतीक था, मतलब सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। ये इसका कुछ शायद छाल का या पेड़ का ही नाम है, जो भी है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये मतलब है कि ये पहला जो रिलीज़ वर्ज़न है, ठीक है। अब आता है कि नाउ अ डे ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? वैसे जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है, अब सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं है, ये अभी ओरेकल का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो भी हो, मुझे थोड़ा सा समझ में तो आया कि हम लोग पूरा हिस्ट्री भी समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट अब मेरा टॉपिक है वो है कि कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नोटपैड यूज़ नहीं करेंगे, ब्लैक एंड वाइट होता है। नोटपैड प्लस हम डाउनलोड करेंगे, कलरफुल भी है, सुंदर भी है, ठीक है। दूसरा साथ में JDK, जावा डेवलपमेंट किट, JDK मुझे डाउनलोड करना है, ठीक है। मिनिमम 1.8 वर्जन, मिनिमम वर्जन, क्योंकि इसके बाद ही जावा पॉपुलर हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ भी डाउनलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर बोला कि जब हम लोग ये सब सीख जाएंगे, कोडिंग इसमें लिखेंगे इसके लिए, और क्या चाहिए? कमांड प्रॉम्प्ट, CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, जो कि आउटपुट दिखाएगा प्रॉम्प्ट। लास्ट में हम लोग नेटबिंस या इक्लिप्स यूज़ करेंगे, जिसमें आपका एक बार में कोडिंग इतना तामझाम नहीं करना होगा, ना 3 सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा। इसी किस्म JDK आपको मिलेगा, नोट एडिटर भी इसी किस्म मिलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट का भी काम एक ही से। तो नेटबिंस हम लोग डाउनलोड करेंगे,
जो भी हो 8.2 वर्जन। तो ओके, तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं।